अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से। फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर एफएससी का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसके फर्स्ट 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 4 भी इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा और जिसका नेम हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी। और आज हम इसके करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन और जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में वो सारे के सारे हो जाएँ। तो सबसे पहला जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ऐसी है: अ बकेट इज टेकन टू द बॉटम ऑफ वेल, डज बकेट possesses एनी पोटेंशियल एनर्जी? एक्सप्लेन। तो सिंपल कह रहे हैं कि हमारे पास एक बकेट है और हम उसको एक कुएं के बीच में उतारते हैं पानी भरने के लिए। तो जब हम उसको नीचे उतार रहे होंगे तो यहाँ पर इसकी नीचे उतारते वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी, यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका आंसर हम दे देते हैं। सबसे पहली बात तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि येस इट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है कहाँ से आ रही है, देखें जब हम उस बकेट को नीचे की तरफ कर रहे होंगे तो यहाँ पर पानी जो है, जो वाटर उस वेल के बीच में है, वो इस बकेट के ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स लगाएगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। सिंपल। तो यहाँ पर अगेंस्ट इसके फोर्स लगेगी, अप थ्रस्ट फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगेगी जो कि इस बकेट को डाउनवर्ड लेके जाएगी। और यहाँ पर जो ये वर्क डन हो रहा है ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस बकेट के बीच में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस बकेट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है ये हम इस अप थ्रस्ट फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन हो रहा है उसकी फॉर्म में आ रही है और वो हमारे पास जो वर्क डन है वो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें कह रहे हैं व्हेन एन एरो इज शॉट फ्रॉम इट्स बो इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, फ्रॉम वेयर डज इट गेट द काइनेटिक एनर्जी? सिंपल कहते हैं कि आपके पास एक तीर कमान है और आप इसमें से जब तीर को फेंकते हैं तो इस तीर के बीच में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। सिंपल बात है कि वो मोशन में तीर, तो आपके पास उसके बीच में काइनेटिक एनर्जी आ गई है। ये काइनेटिक एनर्जी इस तीर के बीच में कहाँ से आई? तो हमने ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से। तो आंसर इसका कुछ ऐसा है कि जब भी एक तीर कमान को हम स्ट्रेच करते हैं, मतलब उसका जो रबर है उसको आप स्ट्रेच करते हैं उसके तीर को चलाने के लिए, तो यहाँ पर इसका जो रबर है वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाता है। तो सिंपल ये कि इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास तब आती है जब आप एक चीज़ की पोजीशन को चेंज करते हैं। तो आपने सिंपल इसकी पोजीशन चेंज की, इसके अंदर स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी और वो वाली पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही आप इसको रिलीज़ करेंगे तो ये सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और हमारे पास ये एरो क्या कर लेगा, मोशन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो है ड्यू टू मोशन। तो यहाँ पर मोशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सिंपल बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक एरो के बीच में जो भी काइनेटिक एनर्जी आती है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू आती है और उसमें उसकी वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होती है काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी हैव कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें कहते हैं डज हाइड्रोजन फिल्ड बैलून possesses एनी पोटेंशियल एनर्जी? एक्सप्लेन। सिंपल हमसे पूछ रहे हैं कि क्या एक हाइड्रोजन फिल्ड बालून, मतलब जो हमारे घरों में अक्सर जो बालून होता है जिसमें हमने गैस भरी होती है, वो आपने सिंपल देखे कि वो अपवर्ड मोशन कर रहा होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें ये बताएं कि इस बैलून के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी। अगर है तो आप उसको एक्सप्लेन करें, अगर क्यों अगर नहीं है तो उसको भी आप एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर हम देते हैं। इसका आंसर सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि यस, हाइड्रोजन फिल्ड बैलून में पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो इस वजह से होती है, देखिए हाइड्रोजन जो हमारे पास गैस है वो लाइटर है एज़ कम्पेयर टू एयर। एयर हमारे पास डेंसर है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अब यहाँ पर होता ऐसा है, चूँकि हमारे पास जो एयर है वो डेंसर है तो वो डाउन आती है, और जबकि हाइड्रोजन हमारे पास लाइटर है तो एयर उसको अपवर्ड पुश देती है। तो यहाँ पर सिंपल आप ये बोल सकती हैं कि हमारे पास एक अप थ्रस्ट फोर्स होती है जो एयर इस बैलून के ऊपर लगा रही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्क डन हो रहा है और जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता जा रहा है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन फिल्ड बैलून में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से लग रही होती है। सिंपल। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं इस काइनेटिक एनर्जी अ वेक्टर क्वांटिटी? सिंपल कहने की काइनेटिक एनर्जी क्या वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, मींस डैट क्या काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की दोनों बताती है या नहीं। तो इसको तो चेक करते हैं।
तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है और एनर्जी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये कैसे है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को हमारे पास जो फार्मूला हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास मास जो है वो तो प्रॉपर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी जो है सिर्फ वेलोसिटी वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर है वेलोसिटी का स्क्वायर। और जब भी हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो उससे हमारे पास आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट। तो सिंपल ये हुआ कि हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, और हम जब दो स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे भी हमारे पास आता है स्केलर क्वांटिटी। तो फाइनली हमारे पास ये चीज़ आ गई कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं व्हाट हैपन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट व्हेन इट पेनिट्रेट्स इनटू अ टारगेट। तो जब भी एक बुलेट एक टारगेट को लगती है तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या हो जाता है, हमने ये फाइंड करना है कि जब भी एक जो गन की जो बुलेट है वो एक दीवार के अंदर घुसती है तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी किन किन फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है, कौन कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये हमने एक्सप्लेन करना है। तो आंसर इसका कुछ ऐसा है कि देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज इट पेनिट्रेट्स इनटू द टारगेट। सिंपल ये कि जब भी एक बॉडी किसी टारगेट को जाके लगती है तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब भी वो उस पेनिट्रेशन के दौरान, मतलब जब गन की जो बुलेट है वो दीवार के अंदर घुस रही थी, उसको पेनिट्रेट कर रही थी, तो उसकी वेलोसिटी में हमारे पास डिक्रीज़ आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही थी। अब जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही थी तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टिंग फोर्स थी जिसकी वजह से वो डिक्रीज़ हो रही थी। तो यहाँ पर कुछ काम जो है हमारे पास वर्क डन हो रहा है उसके थ्रू। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी फॉर्म्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। कुछ एनर्जी हमारे पास साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कुछ एनर्जी हमारे पास लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फ्रिक्शन में कुछ कन्वर्ट हो रही है। तो हमारे पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सिंपल जो हमारे पास 3-4 फॉर्म्स हैं, सबसे पहले जब वहाँ पर टच होगी जाके तो हमारे पास रेजिस्टेंस हो रही है या अपोजिशन हो रही है, पेनिट्रेशन में कुछ कन्वर्ट हो रही है, कुछ लाइट में, कुछ साउंड में कन्वर्ट हो रही है, और वो जगह जो है वो हीट अप भी हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 एंड दे आर आस्किंग दैट डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम डू एनी वर्क एक्सप्लेन। तो सिंपल कह रहे हैं कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम के बीच में उसकी जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसके बीच में जो तार है उसके बीच में टेंशन फोर्स है, और ये टेंशन जो इसके बीच में आ रही है क्या ये कोई वर्क करती है, वर्डन इसके ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे भी। तो आंसर देखिए जैसे कि हमें पता है वर्क डन का जो फार्मूला है वो है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब जो सिंपल पेंडुलम है या स्विंगिंग पेंडुलम, इसके बीच में टेंशन जो आ रही है स्ट्रिंग के बीच में वो अपवर्ड की डायरेक्शन में आ रही है, हमेशा अपवर्ड लग रही होगी। जबकि हमारे पास ये जो जो मास है इसकी जो मोशन है इस टेंशन के परपेंडिकुलर लग रही है, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं सिंपल ऐसा करता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें मैं थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ 90 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90, और कॉस 90 बराबर होता है ज़ीरो के। तो यहाँ पर फाइनली जो वर्क डन आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन जो बीच में लग रही है एक स्विंगिंग पेंडुलम में वो कोई काम नहीं कर रही, उसमें वर्क डन उसका वर्क डन ज़ीरो है सिंपली। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहते हैं मैटर व्हेन एंटर्स इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर बर्न्स व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी। तो सिंपल कह रहे हैं कि हमारे पास आसमान से एक पत्थर गिर रहा है, या आप ऐसा बोल सकते हैं एक स्टार गिर रहा है, या जो कुछ भी है, तो वो जब गिर रहा होता है तो उस पे आग लग जाती है। एटमॉस्फेयर जैसे अर्थ की एटमॉस्फेयर में इंटर होता है तो उसके ऊपर आग लग जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी एनर्जी को क्या हो रहा है, या यहाँ पर जो एनर्जी है इसकी वो किन फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है, ये चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आंसर यहाँ पर हम इसका ऐसा देंगे कि देखिए हवा के बीच में हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, और जब एक मैटर इंटर हो रहा होता है एटमॉस्फेयर में तो ये वाले पार्टिकल्स और ये मैटर या ये पत्थर आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन की वजह से ये मैटर बर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए सिंपल ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो मैटर है ये हमारे पास वर्क करेगा अगेंस्ट दिस फ्रिक्शन। कुछ एनर्जी हमारे पास वहाँ पर कन्वर्ट हो रही है,
कुछ एनर्जी हमारे पास हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से वो हीट अप हो रहा है। कुछ एनर्जी हमारे पास लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कई किस्म का एनर्जी में लॉस आ रहा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर इन द स्प्रिंग ऑफ वॉच। तो हमारे पास जो वॉच है, जो घड़ी है, उसकी जो स्प्रिंग होती है उसके बीच में किस टाइप की एनर्जी हमारे पास स्टोर हुई होती है। सिंपल क्वेश्चन है, हमने एनर्जी का बताना है कि कौन सी एनर्जी हमारे पास स्टोर हुई होती है जो वॉच है या घड़ी है उसके स्प्रिंग में। सर देखिए काफ़ी सिंपल जैसा है और इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्प्रिंग ऑफ वॉच में इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर जो के है ये हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल देखिए हमारे पास उस स्प्रिंग की पोजीशन चेंज हो रही है, तो जो जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है और ये हमारे पास जो पोजीशन चेंज हो रही है स्प्रिंग में चेंज हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स भी लाजिम बात फिर लगेगी, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली हम ये बोलेंगे कि स्प्रिंग, जो वॉच का स्प्रिंग है उसके बीच में जो एनर्जी स्टोर हुई होती है वो हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहते हैं अ मैन ड्रॉप्स अ कप्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व। तो सिंपल ये कि एक पर्सन है, एक आदमी है, उसके पास एक कप है और वो उसके हाथ से गिरा और उसकी एक सर्टेन हाइट थी। लाजिम बात है जब नीचे गिरेगा तो वो टूटेगा, जो कप है वो टूट जाएगा, इन कुछ खास पीसेस में टूट जाएगा। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, जब ये टूटेगा तो इसके बीच में कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। सिंपल ये कि इसके हाथ से गिरने से लेके ये जो कप के पीसेस हुए इसके बीच में कौन कौन सी एनर्जी कन्वर्जन हुई, ये हमने एक्सप्लेन करना है। तो आंसर इसका देखिए, पहले भी हम कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये भी तकरीबन उसी टाइप का है। तो यहाँ पर जब एक पर्सन के पास कप था तो वो सर्टेन हाइट पर, तो लाजिम बात है उसकी उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो जैसे ही वो कप नीचे की तरफ गिरेगा तो वो मोशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी, जबकि इसकी पोजीशन कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी। अब यहाँ पर तो हमें एक चीज़ समझ आ गई, काइनेटिक और पोटेंशियल की समझ आ गई कि जब नीचे आ रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है जबकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। अब सेकंड केस यहाँ पर ये है कि जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो लाजिम बात है पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा ये कप। तो जब टूटेगा तो इसकी आवाज़ भी आएगी, नॉइज़ आएगा, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कुछ एनर्जी हमारे पास नॉइज़ में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी कुछ हमारे पास नॉइज़ एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है और जो बाकी एनर्जी हमारे पास है वो काइनेटिक एनर्जी के पीसेस को दूर ले जाने में कन्वर्ट हो जाएगी। कंसेप्चुअल नंबर 10 में कह रहे हैं अ मैन रोविंग बोट अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू शोर इज ही डूइंग वर्क। तो सिंपल कहते हैं कि हमारे पास एक पर्सन है, बोट चला रहा है और पानी के बहाव के मुखालिफ उसकी जो है कश्ती खड़ी हुई है और वो शोर के हिसाब से, मतलब साहिल के हिसाब से मोशन नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू शोर, वो रेस्ट पर है। तो कह रहे हैं कि क्या ये काम कर रही है उसके लिहाज से, शोर के हिसाब से, मतलब साहिल के हिसाब से क्या ये बोट कुछ वर्क डन कर रही है या नहीं। तो इसको हमने आंसर करना है। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये कोई वर्क डन नहीं कर रही। उसका रीज़न ये है कि वर्क डन के पहले फार्मूला को देख लेंगे। वर्क डन हमारे पास बराबर होता है फोर्स डॉट डी, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट लें। अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर ये विद रिस्पेक्ट टू शोर मोशन नहीं करी, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ W इज इक्वल टू एफ डॉट ज़ीरो, ज़ीरो एफ से मल्टीप्लाई अगर ज़ीरो आ जाएगा तो मतलब ये हो कि वर्क डन हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। तो फाइनली विद रिस्पेक्ट टू शोर अगर ये मोशन नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो है, तो वर्क डन भी हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। ये शोर के मुताबिक कोई वर्क डन नहीं कर रहा। लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहते हैं वाई एनर्जी सेवर्स आर यूज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब्स। तो सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी डेली लाइफ से रिलेटेड भी है कि पहले हम यूज़ करते थे 100 वाट के बल्ब जो आपको येलो कलर की लाइट देते थे। ये कह रहे हैं कि हम अब उसकी जगह एनर्जी सेवर्स क्यों यूज़ करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए इसकी काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमें एनर्जी सेवर से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तभी हम यूज़ करें। तो कौन कौन से फ़ायदे वो देखते हैं। एनर्जी सेवर कंज्यूम लेस एनर्जी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब। कि एनर्जी सेवर हमारे पास एनर्जी या बिजली कम खर्च करता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम मुकाबला करें जो सिंपल बल्ब होते हैं 100 वाट के या 100 वाट के जो बल्ब होता है उसके मुकाबले में। सेकेंड पॉइंट ये
दे प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देन नॉर्मल बल्ब्स। ये हमारे पास जो गर्माइश है, जो सिंपल बल्ब थे उसमें फिलामेंट लगा होता था और वो आपके पास काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता था, मतलब वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता था और गर्मी गर्मी फील होती थी। लेकिन जो हमारे पास एनर्जी सेवर्स होती हैं, इसमें हमारे पास एलईडीज़ वगैरह लगी होती है जो कि हीट प्रोड्यूस नहीं करते और टेम्परेचर को बैलेंस रखते हैं, पहले जितनी टेम्परेचर में इतना चेंज नहीं लाते। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पॉइंट नंबर 3, इसमें कहते हैं लाइट प्रोड्यूस बाय एनर्जी सेवर इज़ ऑफ हाई इंटेंसिटी एंड पावर एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब। तो सिंपल ये कि आपके पास जो पहले लाइट होती थी, जो सिंपल बल्ब की 100 वाट का बल्ब, उसकी लाइट डिम होती थी, जबकि अभी जो आपके पास लाइट होती है एनर्जी सेवर की, वो तो पहली बात यह है कि वाइट कलर होता है, उसमें आपको हर एक चीज़ ओरिजिनल कलर की नज़र आती है। और दूसरा ये कि उसकी जो रोशनी होती है वो भी, उसकी भी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 100 वाट का जो बल्ब होता है। लास्ट आपके पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, दीज आर लॉन्ग लास्टिंग देन नॉर्मल बल्ब्स। देखिए, आप जब 100 वाट का बल्ब लेने जाते तो उसमें आपको कोई गारंटी या वारंटी नहीं मिलती थी, जबकि आपके पास जो एनर्जी सेवर्स होते हैं इसमें आपके पास गारंटी और वारंटी भी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू 100 वाट का बल्ब या जो पुराने बल्ब होते थे उसके। तो आज का टॉपिक हमने लिया था फिज़िक्स फर्स्ट एफएससी से, जो कि केपीके स्पेसिफिकली केपीके बोर्ड के जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 से था। और चैप्टर नंबर 4 जो है इसका नेम हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी, और ये हमारे पास थे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसके टोटल 11 कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे और हमने 11 की 11 एक्सप्लेन किए विद डायग्राम, एक एक चीज़ हमने इसकी डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी चैप्टर नंबर 5 पर। वस्सलाम।